वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं काली। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सैतानिक कल्ट के लोगों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने किसी तरह के रिचुअल को पूरा करने के लिए कई लोगों की जान ले ली और धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस इनकी छानबीन में लगी हुई है, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि असल में इन सब के पीछे कौन है। इसके बाद हम हमजा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक महल के अंदर आया होता है। उसे जानकारी मिली थी कि यहाँ उन कल्ट के मेंबर्स का एक ग्रुप रहता है। उन्हें पकड़ने के लिए हमजा यहाँ पर आया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहाँ पर कोई खास चीज नहीं मिलती। दोस्तों, अब हमें करीब 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सोम्या नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। दरअसल 6 साल पहले हमजा ने कल्ट वाला वो केस सॉल्व कर दिया था और अपराधियों को सजा भी दिलवा दी थी, लेकिन आज 6 साल के बाद फिर से इस तरह का केस सामने आया है जहां रिचुअल करने के लिए लोगों की हत्या की जा रही होती है। इसीलिए अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सोम्या को दी गई है। इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोम्या ने हमजा को पुलिस स्टेशन बुलाया होता है, जो इस समय वैसे रिटायर हो चुका है। सोम्या छोटी से छोटी डिटेल को यूज करना चाहती है ताकि जान पाए कि आखिर 6 साल पहले के केस में क्या हुआ था। हो सकता है कि इससे उसको कोई जानकारी मिल जाए। सोम्या को अभी वाला केस सॉल्व करना है, जिस पर हमजा सारी डिटेल्स बताने के लिए मान जाता है। अब हमजा अपने केस के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है, 6 साल पहले हमें कई जगह से लोगों के शव मिलने की खबरें आई। सभी को लगा कि ये कोई सीरियल किलर का काम होगा, लेकिन चार्ल्स नाम के एक रिपोर्टर को इस केस में एक चौंकाने वाली जानकारी का पता चला। उसने काफी गहराइयों में जाकर इस मामले की जांच की, जिससे उसे पता चला कि ये सारी चीजें किसी सैतानिक कल्ट से जुड़ी हुई है। अब हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां चार्ल्स एक पुलिस ऑफिसर को आकर अपना रिपोर्ट बता रहा होता है कि मेरे ख्याल से इन सब हत्या के पीछे जैनी नाम की एक लड़की का हाथ है। मैंने उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की थी, वो अजीब रिचुअल्स वगैरह की पोस्ट डाला करती थी और जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें से ज्यादातर लोग जैनी के फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता कि यह हत्या वगैरह रिचुअल से जुड़ी हुई है। तो दूसरी ओर अनीता नाम की एक लड़की के घर पर उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अनीता का व्यवहार कुछ दिनों से काफी बदल गया था। कभी कभी तो उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो पजेस हो गई हो। वो बिना देखे सभी पर हमला कर देती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एंड इस बारे में हमजा को भी पता चला था। साथ ही उसको ये भी खबर मिली थी कि कुछ अजीब तरह के कपड़े पहनकर लोग अनीता के घर के आसपास देखने गए हैं, और यही जानकारी निकालने के लिए हमजा अनीता के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके वहां आने से पहले ही वो अजीब कपड़े पहने लोग, जो कि असल में उस सैतानिक कल्ट के मेंबर्स थे, वो अनीता के घर में घुस आते हैं और उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अनीता को वहां से ले जा पाते, हमजा वहां पर पहुंच जाता है और अपने साथियों के साथ उस कल्ट मेंबर्स पर टूट पड़ता है। और कल्ट मेंबर्स जब देखते हैं कि वो पुलिस वालों के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो वो खुद ही अपनी जान दे देते हैं दोस्तों, ताकि पुलिस वाले उन्हें कभी पकड़ न पाए और उनके पीछे कौन है उसका कभी पता न चल पाए। लगता है इस कल्ट के मेंबर काफी वफादार लोग हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, इन कल्ट वालों से हाथापाई करने में हमजा और बाकी पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके अनीता को बचा लिया था। अब वहाँ पर हमजा का सीनियर ऑफिसर प्रसाद आता है, जहाँ उसे उन कल्ट मेंबर्स की गाड़ी में कई सारे इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है। हमजा प्रसाद से कहता है कि आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब, क्या सच में ये लोग सैटन की पूजा करते हैं और काला जादू वगैरह को मानते हैं? क्योंकि इनकी हरकतों से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन प्रसाद कहता है कि ये सब नाटक है। इन लोगों ने काले जादू के पीछे कोई बड़ा कांड छुपाया हुआ है। जल्दी उसका पता लगाओ ताकि हम केस को सॉल्व कर पाएं। और अब प्रेजेंट टाइम में हमजा सोम्या को बताता है, मुझे तो अनीता का मामला देखकर भी काले जादू वगैरह पर इतना यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि शायद उसे कोई बीमारी होगी, लेकिन वही चीज जब मैंने अपनी आंखों से हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर सेल्वम के साथ होते हुए देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, सच में यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि सेल्वम भी अचानक से अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। और अब पास्ट में सेल्वम की पत्नी डेविड नाम के ऑफिसर को फोन करके सेल्वम के बारे में बताती है कि वो काफी अजीब हरकतें कर रहा है। इसलिए डेविड और हमजा तुरंत सेल्वम के घर पर जाते हैं। वहां आने के बाद तो सेल्वम को देखकर लग रहा था कि मानो वो पजेस हो चुका हो। वो उन दोनों को दरवाजे पर ही रोक देता है और कहता है कि इतनी रात को मुझे परेशान करने क्यों आ गए हो? जो बात करनी है कल स्टेशन में आकर कर लेना, अभी मैं कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर हमजा और डेविड अभी के लिए तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन सेल्वम को देखकर हमजा समझ चुका था कि सेल्वम अभी अपने होश में नहीं है, वो कुछ तो जरूर छुपा रहा है। इसलिए वो डेविड के साथ पीछे के रास्ते से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वहीं घर के अंदर सेल्वम दोबारा से अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो पहले तो अपनी पत्नी को बहुत मारता है और उसके बाद उसे पंखे से लटकाकर उसकी जान लेने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ देखकर डेविड घबरा जाता है। तभी उसे सेल्वम देख लेता है, इसलिए वो डेविड के पीछे पड़ जाता है ताकि उसकी जान ले पाए। लेकिन डेविड और हमजा जैसे तैसे सेल्वम पर काबू पाते हैं और उसकी पत्नी को भी बचा लेते हैं, जिसके बाद हमजा सेल्वम को हॉस्पिटल छोड़ देता है। अगले सीन में डेविड और हमजा चार्ल्स की रिपोर्ट देख रहे होते हैं। वो बिल्कुल हैरान थे कि इतनी सटीक जानकारी चार्ल्स को मिली कैसे। क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई है जो चार्ल्स को इन हत्याओं के बारे में बता रहा है? उस रिपोर्ट को देखने पर उन्हें जैनी के बारे में पता चलता है। जैनी वही है दोस्तों जो काले जादू वगैरह पर विश्वास करती है,
लेकिन हमजा जैनी को नहीं जानता, पर उस रिपोर्ट से उसे पता चल जाता है कि अनीता जैनी की ही दोस्त थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब अनीता पजेस हुई तो उसके एक दिन पहले से ही जैनी लापता हो गई। अगर हमजा जैनी को ढूंढ ले तो वो बता सकती है कि आखिर ये काला जादू वगैरह क्या है और इसका मास्टरमाइंड कौन है, या फिर ये भी हो सकता है कि जैनी ही असली अपराधी हो। इस बारे में तो जैनी ही बता सकती है। अब डेविड अनीता के घर में और जानकारी निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि अनीता के 3 दोस्त थे, ईसा, गौतम और यास्मीन। अनीता का यास्मीन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके बाद से अनीता की मुलाकात जैनी से हुई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तभी हमजा को डॉक्टर फोन करके बताता है कि सेल्वम के अंदर किसी तरह का पदार्थ डाला गया है। वो तो भाग्य से उस पदार्थ की मात्रा कम थी, इसलिए सेल्वम जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा पदार्थ है जिसको लेने के बाद इंसान का खुद पर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। अब डॉक्टर हमजा को सेल्वम के शरीर के उस हिस्से का फोटो खींचकर भेज देता है जिस जगह से पदार्थ को अंदर डाला गया था। इसलिए हमजा अनीता के माता पिता से मिलकर उन्हें सेल्वम के अंदर पदार्थ डालने का वो निशान दिखाता है, जिसको देखकर वो कहते हैं कि बिल्कुल यही निशान अनीता के शरीर पर भी था। ये सुनकर हमजा समझ जाता है कि जरूर ये काम उन्हीं कल्ट मेंबर्स का होगा जिन्होंने सेल्वम और अनीता के अंदर वो पदार्थ डाला है। अगले सीन में दिखाते हैं तो डेविड और हमजा अनीता के पड़ोसी विक्की से पूछते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि जैनी को अनीता के सारे दोस्त जानते थे। साथ ही अनीता के दोस्त मिलकर किसी तरह की छानबीन कर रहे थे, जिसमें उनका साथ विक्की भी दे रहा था। इसलिए हमजा डेविड को विक्की के साथ भेज देता है ताकि पता लगा पाए कि आखिर अनीता के दोस्त किस चीज की छानबीन कर रहे थे। दूसरी ओर ईसा, जो कि अनीता के 3 दोस्तों में शामिल है, वो एक जगह पर आता है जहां वो साबिर नाम के बंदे को ढूंढने आया था। और दोस्तों, इसी साबिर के बारे में अनीता के दोस्त जानकारी निकाल रहे थे, पर तभी साबिर को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो ईसा पर हमला करके उसको बंदी बना लेता है। तो वहीं डेविड और विक्की ईसा को ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ईसा ने उनको यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन अब ईसा उनको कहीं दिखाई नहीं देता, दिखेगा भी कैसे क्योंकि साबिर ने उसको बंदी बना लिया है। साबिर अब ईसा से पूछता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर ईसा कहता है कि अच्छा, मेरे सामने भोले मत बनो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों, ईसा साबिर के बारे में क्या जानता है वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी ओर हमजा डोनाल्ड नाम के फादर के पास आता है, जो अनीता का इलाज किया करते थे। मतलब कि जब भी वो पजेस होकर आक्रामक हो जाती थी तब डोनाल्ड उसको शांत करवाते। अब उनसे बात करने पर हमजा को सेटन वगैरह की ताकत के बारे में पता चलता है, क्योंकि डोनाल्ड का भी मानना था कि इन सब चीजों में शैतानी शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी वजह से अनीता भी पजेस हो गई थी। इधर हमजा और बाकी जैनी को ढूंढने में लगे होते हैं कि तब तक उन कल्ट मेंबर द्वारा एक और इंसान की हत्या कर दी जाती है, और इस बार करीब 15 साल के बच्चे को मारा गया था। उसकी भी हत्या करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि शव के आसपास की दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने होते हैं, जैसा कि हर रिचुअल वाली हत्या के शव के पास होता है। उन सिंबल्स के मतलब समझने के लिए एक एक्सपर्ट को वहां पर बुलाया जाता है। वो एक्सपर्ट उन सिंबल्स को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें बताता है कि इन सिंबल्स का एक ही मतलब है, और वो है अकाली, यानी कि सेटन का गुलाम। वो एक्सपर्ट कहता है कि ये कल्ट मेंबर्स अकाली की पूजा करते हैं और उसी के लिए बलि वगैरह देते हैं। अब इसके पीछे उनका असली मकसद क्या है, इस बारे में तो मैं नहीं जानता। अब आगे हमजा की मुलाकात जैनी की माँ से होती है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैनी की माँ को भी वही पदार्थ दिया गया हो। वो बिल्कुल अपने होश में नहीं होती। हमजा जब उनसे जैनी के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वो हमजा पर ही हमला कर देती है। वो कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। पर दोस्तों, तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आ जाता है जो सीधे जैनी की माँ के कंधे पर शॉट कर देता है, क्योंकि वो हमजा पर हमला कर रही थी। हमजा कांस्टेबल से कह देता है कि गन नीचे फेंक दो, अब शॉट करने की जरूरत नहीं। लेकिन कांस्टेबल तो सुनने को तैयार ही नहीं होता, और ऐसा लग रहा था दोस्तों कि वो कांस्टेबल हमजा को भी शूट कर देगा। इसलिए हमजा जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश करता है, और इसी हाथापाई में जैनी की माँ गैस सिलेंडर को खोल देती है और हमजा से कहती है कि चले जाओ, वरना लाइटर दबाकर सबको जला दूंगी। हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं होती। तभी घर के बाहर से एक महिला कांस्टेबल घर में शूट कर देती है, एंड उसकी गोली से वहां पर होता है बड़ा धमाका, क्योंकि वैसे भी गैस तो वहां फैल चुकी थी। लेकिन तब तक हमजा घर के बाहर आ चुका था। हमजा को तो लग रहा था कि ये पूरा प्लान इन 2 कांस्टेबल द्वारा बनाया गया था, वो भी जैनी की माँ को मारने का। तभी ये दोनों मेरी बात को नहीं मान रहे थे। मतलब कि दोस्तों, लगता है कांस्टेबल्स भी मिले हुए थे। दूसरी ओर ईसा खुद को छुड़ाकर साबिर के पीछे पड़ जाता है। तब तक वहां पर विक्की और डेविड भी पहुंच जाते हैं। वो भी साबिर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेला साबिर तीनों के चंगुल से भाग जाता है। आगे ईसा हमजा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें अनीता कह रही थी कि मैंने जैनी का पता लगा लिया है। ईसा बताता है कि कुछ दिन पहले अचानक से अनीता गायब हो गई थी। उस टाइम तो वो बिल्कुल ठीक थी। उसके गायब होने से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इधर उधर उसके बारे में खोजने लगा। मुझे पता था कि जैनी अनीता की अच्छी दोस्त है और वही अनीता को अजीब रिचुअल्स वगैरह के बारे में बता रही थी। तो मैंने एक एक्सपर्ट से उस रिचुअल्स के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो रिचुअल्स बहुत खतरनाक है। मैंने सोचा कि कहीं अनीता किसी मुसीबत में न पड़ जाए, तो मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में अनीता की वीडियो भी दिखाई, लेकिन कांस्टेबल ने मुझे वहां से डरा धमका कर भेज दिया। उसने मुझे चेतावनी भी दी कि अनीता की वीडियो किसी को
मत बताना। एंड तब मैं हैरान रह गया कि पुलिस वाले भी इन सब में मिले हुए हैं, जो मुझे जेनी और बाकियों के बारे में जानकारी निकालने नहीं दे रहे। इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ ही अनीता को ढूंढने का प्लान बनाया। पर तभी एक कार वाले ने मुझे टक्कर मार दी और उसकी कार की जानकारी निकालने के बाद हम लोग उस कार के मालिक तक पहुंचे और कार के मालिक से हमको पता चला कि एक रात पहले जब कार वाले ने मुझे टक्कर मारी थी तो उस कार के मालिक को नाके पर लॉरेंस नाम के पुलिस ऑफिसर ने पेपर्स वगैरह चेक करने के लिए रुकवा लिया था। गाड़ी का मालिक जैसे ही गाड़ी से बाहर आया, एक दूसरे आदमी ने मालिक से उसकी कार ले ली और उसे लेकर पुलिस के सामने फरार हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि मालिक ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखकर कार में ही छोड़ दिया था। तब हमको पता चला कि वो गाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि साबिर ने ही चुराई थी और इसी वजह से मैं साबिर का पीछा कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने अनीता के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की तभी उसने मुझको टक्कर मारी ताकि मैं जानकारी ना निकाल पाऊं। और अब मैं जब साबिर के इतने करीब पहुंच चुका था तो वो भी मेरे चंगुल से भाग निकला। दोस्तों, ये सारी बात जानकर हमजा भी हैरान हो जाता है। तभी ईसा और उसके बाकी के दोस्तों को इंस्टाग्राम पर जेनी की तरफ से मैसेज आता है जिसमें वो सभी को एक लोकेशन पर बुला रही होती है। इसलिए वो तीनों हमजा और बाकियों के साथ उस लोकेशन पर जाते हैं। वहां पर आने के बाद उनको एक लड़की का शव ऊपर लटका हुआ मिलता है और तब उन्हें जख्मी हालत में लॉरेंस दिखाई देता है। दरअसल ये लॉरेंस और साबिर की ही चाल होती है। दोस्तों, उन्होंने जेनी के मोबाइल से इन तीनों को मैसेज करके यहाँ पर बुलाया ताकि उनको ठिकाना लगा पाए, लेकिन पुलिस की वजह से उनकी चाल उल्टी पड़ गई। इसलिए अब यहाँ लॉरेंस नाटक कर रहा है कि साबिर ने मुझ पर हमला कर दिया और यहाँ से भाग निकला। इसलिए दोस्तों, पुलिस वाले साबिर को ढूंढने में लगे होते हैं और मौका पाकर लॉरेंस भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर हमजा को यकीन हो जाता है कि लॉरेंस भी साबिर के साथ उस कल्ट से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से उसने भागने की कोशिश की। इसलिए अब वो और पुलिस वाले साबिर और लॉरेंस दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तब वहाँ कल्ट के मेंबर्स भी आ जाते हैं जो हमजा और बाकियों को रोकने के लिए आए थे, लेकिन तभी भी अनीता के दोस्त और पुलिस वाले मिलकर सभी की खूब धुलाई कर देते हैं। इसके बाद हमजा, लॉरेंस और साबिर दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को रिमांड में लिया जाता है। उनसे सारी बात पूछी जाती है। वो पूछते हैं कि जेनी कहाँ है और ये किस तरह का कल्ट है जिसमें तुम दोनों साथ दे रहे हो। क्या जेनी ही अकाली है जिसकी कल्ट मेंबर्स पूजा करते हैं? तो लॉरेंस कहता है कि नहीं, जेनी अकाली नहीं है। अकाली तो हम सबका देवता है, हम उसी की पूजा करते हैं। जेनी तो हमारी रिचुअल का एक पार्ट है। जेनी ने तो आज तक किसी की हत्या भी नहीं की। जिन 7 लोगों को रिचुअल करके मारा गया है उसे हम कल्ट मेंबर्स ने ही मार गिराया। अकाली ने जेनी के अंदर कुछ ऐसी चीजें महसूस की जिसके जरिए रिचुअल को पूरा किया जा सकता है। इसलिए हमने जेनी को पकड़ा जो अभी अकाली के कब्जे में है। लेकिन तब एक दिन जेनी को ढूंढते हुए अचानक अनीता हमारे ठिकाने पर पहुंच गई। इसलिए हमने मजबूरन उसको मारा और उसके अंदर वो पदार्थ भरना पड़ा ताकि वो कभी भी ठीक ना हो पाए। और ये सब इसीलिए था ताकि हमारे कल्ट के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अनीता कैसे हमारे ठिकाने पर पहुंच गई। हमें लगा कि जेनी ने अपने जानने वालों को हमारे कल्ट के बारे में बता दिया होगा। जेनी पहले से सैटन की पूजा करती थी, वो तो आसानी से हमारे ग्रुप में शामिल हो चुकी थी। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि दुनिया को कल्ट के बारे में पता चले। जेनी की माँ कल्ट के बारे में जरूर जानती थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वो तुम्हें कल्ट के बारे में कुछ भी बताए। इसलिए मजबूरन हमें उन्हें मारना पड़ा, जबकि हमारा इरादा उनको मारने का नहीं था, क्योंकि हम बिला वजह किसी को नहीं मारते। हमने चार्ल्स को रिपोर्ट्स बताई जेनी के बारे में ताकि दुनिया को लगे कि जेनी ही कल्ट की लीडर है और वो लोगों की बलि दे रही है, जबकि असल लीडर तो कोई और है जिसके बारे में तो हम खुद नहीं जानते। ये सारी बातें सुनने के बाद हमजा उसी एक्सपर्ट के पास जाता है जिसने ईसा को रिचुअल के बारे में बताया था। वो एक्सपर्ट हमजा को बताता है कि जैसा तुम कह रहे हो उसके हिसाब से जेनी एक म्यूटेट लड़की है। उसके अंदर कुछ खास चीज है जो अकाली को पसंद है। जितनी भी 7 हत्याएं हुई है वो सिर्फ रिचुअल का आधा पार्ट है। रिचुअल तो आखिर में जेनी को मारने के बाद पूरा होगा और एक बार ये रिचुअल पूरा हो गया तो ये कल्ट के मेंबर्स अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोल देंगे जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए तुम्हें रिचुअल पूरा होने से पहले इसको रोकना होगा, वरना ना ही जेनी बचेगी और ना ही अनीता कभी ठीक हो पाएगी और कल्ट का लीडर शैतान बनकर दुनिया पर राज करेगा। वो ये भी बताता है दोस्तों कि सभी हत्याओं की जगह देखी जाए तो वो एक पेंटाग्राम बनती है, जिसका मतलब ये होता है कि जेनी की हत्या पेंटाग्राम के बीच में आने वाली जगह पर होगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि जहाँ तक मुझे मेरे साथियों से पता चला है कुछ कल्ट मेंबर्स किसी डोनाल्ड नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। और ये सुनकर तो हमजा हैरान हो जाता है कि डोनाल्ड तो वही फादर है जो अनीता को ठीक करने आया करता था। इसलिए दोस्तों हमजा डोनाल्ड के घर पर जाता है। वहां आने के बाद उसे डोनाल्ड कहीं जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हमजा घर के अंदर आता है एक कल्ट मेंबर उस पर कर देता है हमला। हमजा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस कल्ट मेंबर का मास्क हटाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ही था, जिसको देखकर हमजा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि आप ये अकाली हो ना जो कल्ट का लीडर है। डोनाल्ड कहता है कि नहीं, अकाली मेरा जुड़वा भाई सेबेस्टियन है जो अभी घर से निकला है बस। हमजा को दोस्तों यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है। तब डोनाल्ड बताता है कि आज से 65 साल पहले यानी कि 1950 के टाइम पर मेरी माँ के साथ कुछ बदमाश लोगों ने दुष्कर्म किया। उसी से मैं और सेबेस्टियन पैदा हुए। हमें जन्म देते ही हमारी माँ मर गई। तब से हम अनाथालय में रहने लगे
जहाँ पर एक परिवार ने हमें अडॉप्ट कर लिया। उस परिवार की माँ तो अच्छी थी, लेकिन पिता अच्छा नहीं था। वो काला जादू वगैरह किया करता था। उसने सेबेस्टियन की बलि देने की कोशिश भी की, लेकिन सेबेस्टियन ने खुद को बचाते हुए अपने माता पिता को मार डाला। इसके बाद हमें माइकल नाम के आदमी ने अडॉप्ट कर लिया। वो एक चर्च का फादर था, लेकिन जैसे जैसे सेबेस्टियन बड़ा हुआ, उसका लगाव भी काले जादू की तरफ बढ़ने लगा। उसने काले जादू का इस्तेमाल करके कुछ महिलाओं को कंट्रोल किया, जिन्होंने माइकल के घर पर आकर अपनी जान दे दी, जिस वजह से पुलिस वालों ने माइकल को गिरफ्तार कर लिया, ये कहकर कि ये काला जादू करता है और औरतों को अपने कब्जे में करता है। इसके बाद सेबेस्टियन ने एक कल्ट बनाया, जिसमें धीरे धीरे काफी लोग जुड़ने लगे। सेबेस्टियन खुद को अकाली बनाना चाहता था, यानी कि सैटन का गुलाम। इसके लिए उसको 8 बलि की जरूरत थी। उसने 7 दे दी और आज की रात वो जैनी को मारकर रिचुअल पूरा कर लेगा। मैं तो हमेशा से सेबेस्टियन के खिलाफ हूँ, इसलिए उसने मुझे इस घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है। हमें उसको रिचुअल पूरा करने से कैसे भी करके रोकना होगा, वरना दुनिया में तबाही आ जाएगी। वो आगे कहता है कि अनीता को जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ लेकर आ जाओ, मैं उसको ठीक कर दूंगा, जिससे वो पोजीशन से बाहर हो जाएगी। और हमजा, तब तक तुम जैनी को बचाने जाओ, ताकि सेबेस्टियन उसकी बलि न दे दे। इस पर दोस्तों ये मान जाते हैं। अब डोनाल्ड अनीता को ठीक करने के काम पर लग जाता है, तो वहीं हमजा सेबेस्टियन को रोकने चले जाता है। कल्ट मेंबर्स अनीता और उसके दोस्तों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर वहां पर सेल्वम आ जाता है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, और वो सभी मिलकर कल्ट मेंबर्स की जमकर धुलाई करते हैं और एक एक करके उनको मार गिराने में सफल भी हो जाते हैं। इधर हमजा को सेबेस्टियन दिखाई देता है, जो जैनी को ले जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, हमजा वहां पर पहुंचकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई में हमजा की जीत हो जाती है और वो सेबेस्टियन को मार देता है दोस्तों, जिससे जैनी बच जाती है और साथ ही अनीता भी ठीक हो चुकी थी। लेकिन ठीक होने के बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसे अच्छे से रिकवर होने में काफी टाइम लगता है। और अब प्रेजेंट टाइम पर सोमिया हमजा से कहती है, देखो मैंने पूरा केस सुना, जैनी निर्दोष थी। लॉरेंस और बाकियों को जेल हो गई जिन्होंने अपराध किया था। अगर सारे लोग पकड़े जा चुके हैं तो अब ये हत्याएं कौन कर रहा है, वो भी सेम उसी पेंटाग्राम की शेप के हिसाब से। क्या सच में सेबेस्टियन ही कल्ट का लीडर है या कोई और लीडर है जो सेबेस्टियन को मोहरा बनाकर आज भी उस कल्ट को चला रहा है, और कहीं वही लोग हत्या तो नहीं कर रहे? ये सुनकर दोस्तों हमजा भी हैरान हो जाता है कि बात तो सोमिया की बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें 1950 का समय दिखाया जाता है और उस समय में भी हम उस कल्ट के मेंबर्स को देख पाते हैं। डोनाल्ड के हिसाब से उसका और सेबेस्टियन का जन्म 1950 में हुआ था, तो वो जन्म लेने के साथ ही लीडर थोड़ी बन गया होगा। इसका मतलब साफ है कि कल्ट का लीडर कोई और है जो अभी तक उस कल्ट को चला रहा है। और इसी ड्रावनी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।